लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी धार्मिक भावना को नहीं पहुंचाया जा रहा है चोट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में बना ओडिशा और राजस्थान का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने दी लोगों को बधाई, कहा देश के विकास में यहां के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने फिर राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा मैया सम्मान योजना के सही संचालन से लेकर अपराध पर लगाम लगाने समेत तमाम बिंदुओं पर विफल है हेमंत सरकार। और कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। कल भी तेज हवा के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन बैंकॉक में भारत और थाईलैंड के बीच प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। इस दौरान भारत और थाईलैंड के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की प्रगाढ़ता के लिए ई फ्री वीजा की शुरुआत की गई है। हमारी एजेंसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। आपसी व्यापार, निवेश और बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की। एमएसएमई, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में सहयोग को बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा सुविधा देनी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों, बौद्धिक समुदाय और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद इस विधेयक को तैयार कर सदन में प्रस्तुत किया है। कल लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। राज्य सरकारों से माइनॉरिटी कमीशंस होते हैं, स्टेट में वक्फ बोर्ड होते हैं और वहाँ के ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधि करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने इस सदन में पेश किया, पार्लियामेंट में पेश किया। फिर उसके बाद में जॉइंट कमेटी का गठन हुआ और राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य मिलकर के जो काम किया है, मैं सदन पे ऑफिशियली मैं अपना बात को दर्ज करना चाहता हूं कि ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज़्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में संशोधन विधेयक का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया और इस बिल के विरोध में मतदान किया।
उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए कई संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। संशोधित अधिनियम के कानून बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। इस संशोधन से आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण हो सकेगा। जब इस वक्त संशोधन बिल में जब 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया कि आदिवासियों का जमीन वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं होगा, इसका तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्वागत करना चाहिए। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बयान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि देश को वक्फ संशोधन बिल की जरूरत नहीं थी, देश के लोगों को रोजगार की जरूरत थी। सदन में रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की जानी थी। वहीं उन्होंने एक अन्य पोस्ट में वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान पर सीधा हमला और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय समिति श्री महावीर मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने 6 अप्रैल को रामनवमी महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले शोभा यात्रा में सपरिवार सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने रामनवमी के प्रतीक के रूप में श्री हनुमान जी की मूर्ति और गदा भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को रामनवमी महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में राजस्थान और ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में झारखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत राजस्थान और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान और ओडिशा अपनी विशिष्ट परंपराओं, वीरता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए पूरे देश में विख्यात है। उन्होंने प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन भारत की एकता को और अधिक सशक्त बनाते हैं। राजस्थान और ओडिशा दोनों भी राज्यों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विरासत अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट है। इनकी गौरवशाली परंपराएं, ऐतिहासिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक वैभव न केवल राज्यों की पहचान है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। समारोह में आए ओडिशा और राजस्थान राज्य के प्रतिनिधियों ने स्थापना दिवस आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह से एकता की भावना और प्रबल होती है। देखिए, बहुत अच्छा लगा। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कंसेप्ट है, राजस्थान के लोग भी थे, ओडिशा के भी लोग थे। बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिला, एक दूसरे से परिचय हो पाया, क्योंकि सेम कंपनी में रहते हुए भी हमको बहुत नहीं पता था कि हमारे राज्य से भी लोग हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हम लोग को माननीय राज्यपाल जी के सौजन्य से हम लोग को यहाँ आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पे हम लोग दूसरे जो मैकॉन से, मैं CCL से हूँ, मुझे मैकॉन से भी कुछ लोगों से जानकारी मिली कि वो लोग भी राजस्थान से यहाँ पे है, तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग यहाँ राजस्थान से यहाँ रांची में रह रहे हैं। समारोह के दौरान राज्यपाल ने राजस्थान और ओडिशा के प्रतिनिधियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। झारखंड मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग की ओर से इसकी सूचना जारी की गई है। इस बैठक में राज्य हित में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के कार्यकाल को लेकर बयान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैया सम्मान योजना के सही संचालन से लेकर अपराध पर लगाम लगाने समेत तमाम बिंदुओं पर राज्य सरकार विफल है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में अब तक 100 दिन से अधिक होने के बाद भी राज्य में कोई ठोस कार्य नहीं दिखता, जिससे जनता के जीवन में सार्थक परिवर्तन आया हो। उन्होंने न तो कोई दूरदर्शी नीति प्रस्तुत की और न ही विकास के लिए कोई गंभीर प्रयास किया। उनके चुनाव में किए गए वादे आज केवल खोखले भाषणों की गूंज बनकर रह गए हैं। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के उत्थान और उनके आर्थिक स्वावलंबन को लेकर झारखंड में समूह क्रेडिट लिंकेज योजना संचालित है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को दिसंबर 2019 से अब तक कुल 13,659 करोड़ के क्रेडिट लिंकेज की सहायता दी गई है। इसके तहत 2,67,000 सखी मंडलों को बैंक क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया है। इस दौरान 53,000 से अधिक समूह भी बने हैं। इसका लाभ राज्य भर की सखी मंडल की महिलाएं ले रही हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में चिली की संस्कृति, कला और विरासत की मंत्री कारोलिना अरेडोडो से मुलाकात की। चिली के राष्ट्रपति के भारत की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान हुई इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने चिली को विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के लिए आमंत्रित किया। सरहुल पर्व के मौके पर 8 घंटे तक विद्युत आपूर्ति को बाधित किए जाने के मामले को झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिजली निगम से यह जानना चाहा कि 8 घंटे की आपूर्ति क्यों बंद की गई थी और इससे होने वाली परेशानियों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया था। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। 8 घंटे विद्युत आपूर्ति को बाधित किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिजली निगम से यह जानना चाहा कि 8 घंटे की आपूर्ति क्यों बंद की गई, इससे होने वाली परेशानियों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है। लातेहार पुलिस ने औरंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य में लगे नाइट गार्ड की हत्या मामले में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और मृतक का मोबाइल समेत अन्य सामग्री बरामद किया गया है। गौरतलब है कि इस कांड में पुलिस ने पहले ही 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 नक्सली फरार चल रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया। इधर पलामू में पुलिस ने नावा बाजार थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सक्रिय इनामी नक्सली जीबलाल यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने इसे नावा बाजार थाना क्षेत्र के तुरीदाग पहाड़ के पास से उस समय पकड़ा जब वह ईंट भट्टा और क्रशर संचालकों से लेवी वसूलने के लिए पहुंचा था। पलामू के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान राकेश सिंह ने बताया कि यह नक्सली बिहार के गया जिले का रहने वाला है। अकेले जा रहा था वहां पे पर्चा फेंकने और वहां पे उनको डराने धमकाने। तो इसके पास से कोई हथियार हमें बरामद नहीं हुआ है। इसके पास एक पर्चा मिला है और एक डायरी मिली है, जिसमें डायरी में सब ठेकेदारों का नाम और सारे ईटा भट्टे वालों का नाम और सारे जो मुंशी हैं, जो भी काम चल रहा है उन सबका नाम और किससे कितना पैसा लेना है, उस तरह का कुछ डिटेल उसमें है। पर्चे में जो टीपीसी का पर्चा होता है, जिसमें उग्रवादी संगठन का प्रचार करना और लोगों को धमकी देना, वो सब उस पर्चे में मेंशन है। और साथ में इसके 2 सेल फोन इससे मिला है, एक कीपैड छोटा फोन और एक एंड्रॉयड फोन इससे मिला है।
खूंटी पुलिस ने चालम बरटोली के पास अवैध डोडा से भरे बोलेरो पिकअप वैन को जब्त किया है। वैन में 34 प्लास्टिक बोरा डोडा लदा हुआ था। पुलिस को देखकर वैन का चालक फरार हो गया। पुलिस को डोडा ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ी को जब्त किया गया। गिरिडीह जिले के तिसरी के लोकाई थाना क्षेत्र के बरदानी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पति चारू हेम्ब्रम ने ही अपनी पत्नी, बेटा और बेटी की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि 2 संदिग्ध लोगों पर जांच जारी है। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया है। फॉरेंसिक टीम स्टेट की मंगाई गई, साथ में फिंगरप्रिंट उठाने वाले को भी घटनास्थल पर हम लोग बुलाए और डॉग स्क्वाड जो होता है ट्रैकर, उसके द्वारा भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। रांची में हुए जूता दुकानदार भूपल साहू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी गौरव चौधरी उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि आपसी दुश्मनी के कारण जूता दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में सरहुल के दिन 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजूपाड़ा के पास रांची डाल्टनगंज मुख्य पथ को घंटों जाम किया, जिसके कारण लंबी दूरियों के वाहनों की कतार लग गई। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चान्हो थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो लास्ट टाइम बात कर रही थी, फिर उस पुलिस ने एक टीम बनाया, टीम बनाकर जो है उस आदमी को गिरफ्तार किया। पहले वो बहुत सारी झूठी सच्ची बात बताता रहा, पर बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने उस लड़की की पहले रेप करने का प्रयास किया, फिर जो लड़की चिल्लाई तो फिर उसकी हत्या कर दी, और इवन आफ्टर मर्डरिंग, हत्या के बाद भी उसने उसके साथ रेप किया बच्ची के साथ। तो वो अभी गिरफ्तार हो गया है। राजधानी में नामकुम थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में उत्पाद विभाग की टीम ने आज अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर हेसा पीढ़ी गांव में नदी किनारे और खेतों में संचालित देशी शराब के अड्डों को नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में 10 अवैध शराब अड्डों को ध्वस्त किया गया और इस दौरान 12,000 किलो जावा महुआ को बरामद कर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की छानबीन जारी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। उपराजधानी दुमका में इस वर्ष रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जिले के सभी 16 थानों में रामनवमी को लेकर विशेष बैठक की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग शामिल हुए। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड के सांडी गांव में सरना समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांव में 12 अप्रैल को सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची का शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजूपाड़ा के पास रांची डाल्टनगंज सड़क को कई घंटों तक जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर जाम हटाया। साहिबगंज जिला की राजमहल शहर के महाजन टोली स्थित लकड़ी मिल में अहले सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में पूरी लकड़ी जलकर खाक हो गई। आगलगी की घटना के कारण लाखों की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पलामू जिले में गोलीबारी की घटना के बाद 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। ये घटना मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के नावाटोली इलाके में घटी, जहां दोस्तों के बीच कहासुनी होने के बाद युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। सरस्वती
में पूर्व आचार्यों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्राचार्य उमेश प्रसाद ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे में नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। लातेहार में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर है। श्री रामनवमी पूजा महासमिति मुख्य अखाड़ा के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। महासमिति का मुख्य संरक्षण पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम को बनाया गया है। रांची जिले के पिठोरिया में सरहुल जुलूस के दौरान हुए विवाद मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सरना धर्मावलंबियों ने रांची पतरातू रोड जाम कर दिया। इससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। बाद में मौके पर पहुंचे डीएसपी और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता हुई। वार्ता के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम हटाया। नेम निष्ठा के महापर्व चैती छठ के सिलसिले में छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। दूरदर्शन केंद्र आवासीय कॉलोनी में भी महिलाओं ने इस अवसर पर भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। राज्य भर में 6 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। हजारीबाग के गुलाम जलानी सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। शहर के बड़ा बाजार स्थित वीर वस्त्रालय में 3 पीढ़ी से रामनवमी का झंडा और लंगोट बनाने का काम गुलाम जलानी और उनके पूर्वज करते आए हैं। आज भी जिस लंगोट और महावीर झंडे को गुलाम जलानी बनाते हैं, उसकी मांग बहुत अधिक है। ये महावीरी झंडे और लंगोट मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। यही नहीं, इस प्रतिष्ठान का बना हुआ झंडा अमेरिका, सिंगापुर और मॉरिशस तक पहुंच रहा है। उन्नीस 1976-77 में शुरू की थी। जैसा वो बताते हैं कि उस टाइम लोग सालू कपड़ा वगैरह लेते थे और छोटा झंडा सिलाते थे। पैसा भी नहीं था और महंगा जुग भी नहीं था, तो लोग माने उस जमाने में 20, 25, 30 रुपए का वो झंडा बना लेते तो अपने आप को बहुत सौभाग्य वाला समझते थे। और आज ये जुग, पिताजी ने जो ये पेड़ लगाया है और वो खुद बैठ नहीं रहे हैं लेकिन उस सब चीज देख रहे हैं, उनके गाइडलाइन में चल रहा है। तब से आज तक झंडा बना रहे हैं, भगवान का वस्त्र भी बनाते हैं, लंगोटे भी बनाते हैं। हजारीबाग से 400-500 किलोमीटर के एरिया के दूर से लोग आ करके हमसे झंडा या लंगोटा, भगवान का ड्रेस बनवाते हैं। और हम आए यहाँ 1990 से, हमारा बाबूजी भी काम करते थे, झंडा का काम हम कर रहे हैं, हम आज कर रहे हैं, हमारा बेटा भी हमारे साथ कर रहा है काम। और अब बात मौसम की। राज्य भर के मौसम में बदलाव देखने को आज दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि कल भी मौसम का कुछ ऐसा ही मिजाज रहेगा। हालांकि 5 और 6 अप्रैल को आकाश साफ रहेगा। केंद्र के अनुसार 7 और 8 अप्रैल को उत्तर पूर्वी और उससे सटे इलाकों में एक बार फिर बारिश की संभावना है। 8 अप्रैल को कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.1 और न्यूनतम 23.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.2 और न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आदिवासी बहुल सिमडेगा जिले में यहाँ का प्रमुख वन उत्पाद महुआ लोगों के लिए अच्छी आमदनी का स्रोत है। इन दिनों महुआ के पेड़ों में फूल आ गए हैं और इन्हें चुनने के लिए ग्रामीण सुबह से ही जुट जाते हैं। इसे सुखाकर बेचने से बाजार में अच्छी कीमत भी मिल जाती है। महुआ के पेड़ों में फूल खिले हैं जो देर रात जमीन पर गिरने लगते हैं। अहले सुबह ग्रामीण महिलाएं सुबह से ही फूलों को चुनने में लग जाती हैं। महिलाओं ने बताया कि बारिश के कारण महुआ उत्पादन पर असर पड़ा है और उन्हें अच्छी आमदनी नहीं हो पाएगी। इन दिनों बाजार में महुआ 45 रुपए किलो बिक रहा है।
भूखा पानी आलो भूखा पानी में ले लोग महुआ तो क्या हफ्ता में नहीं गिरल एक हफ्ता है भराइल हल 2-3 दिन नगद बीच में महुआ तो लग तो महुआ खत्म हो गया तो होत रहे आगे साल जे 50-60 नहीं बिकत रहे नहीं आपकी तो तुरंत सब आगे 40 काम में 40-45 रहे आपकी तो 50 से ऊपर है होते नहीं हेलो आईजे मान है तो 47 बेचो थे। हर साल हम लोग महुआ चुनते हैं और इस साल भी अच्छा हुआ है। इस कारा पानी की वजह से थोड़ा सा 2-4 दिन ये किए। सिमडेगा जिले की अर्थव्यवस्था में महुआ का विशेष योगदान है। महुआ ग्रामीणों के मुख्य जीविकोपार्जन का साधन भी है। महुआ व्यवसायी अमित कुमार ने बताया कि एक सीजन में एक पेड़ से 80 किलो से 100 किलो तक महुआ के फूल मिलते हैं। ग्रामीण शादी विवाह में पैसों के इंतजाम के लिए भी महुआ के पेड़ों में फूल के आने का इंतजार किया जाता है। महुआ का भी परसेंट रेट है सर 45 रुपया और यहाँ उत्पादन जो होता है सर यहाँ का लोगों का सिमडेगा जिला का लगभग अर्थव्यवस्था में 25 से 30% का योगदान देता महुआ। महुआ पोषक तत्वों से भरपूर है जिसका उपयोग स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने में किया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सत्यानंद ने कहा कि महुआ के प्रयोग से कई बीमारियां ठीक होती हैं और इसका उपयोग स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बनाकर भी किया जाता है। सिमडेगा जिले के लिए एक वरदान है। यहाँ का एक मुख्य फसल है महुआ। लोगों की जीविका का बहुत बड़ा साधन है महुआ। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा किसी की धार्मिक भावना को नहीं पहुंचाया जा रहा है चोट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में बना ओडिशा और राजस्थान का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने दी लोगों को बधाई, कहा देश के विकास में यहां के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने फिर राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा मैया सम्मान योजना के सही संचालन से लेकर अपराध पर लगाम लगाने समेत तमाम बिंदुओं पर विफल है हेमंत सरकार। और कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। कल भी तेज हवा के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना।